इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो विंटर स्कूलों में वार्षिक परीक्षा के दौरान संस्कृत का प्रश्न पत्र आया था वह किस प्रकार का था और आपको किस प्रकार से उस प्रश्न पत्र को हल करना है ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सामने आप यह देख पा रहे हैं कि यह 8th क्लास एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का प्रश्न पत्र है, जिसका कोड है D576। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने के लिए स्पेस दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस जो यहाँ पर हैं वह 23 हैं। यह संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र है और संपूर्ण पाठ्यक्रम अधिकृत्य यह सारे पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको टाइम अलाउड किया गया है वह 3 घंटे है और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वह 100 नंबर के रहेंगे। इसमें आपको बताया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। नीचे आपको निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र पर दर्शाई गई है, उत्तर पुस्तिका में वही प्रश्न संख्या लिखना अनिवार्य है। यदि आप उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र से भिन्न उत्तर संख्या लिखते हैं तो फिर आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें। इसके बाद नीचे आपको बोला गया है उत्तर पुस्तिका के बीच खाली पन्ने या फिर पन्ना ना छोड़िए, सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नानाम उत्तराणि स्पष्ट भाषायाम लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपने स्पष्ट और साफ सुथरा लिखना है। तो इस बात का आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान देना है। इसके बाद नीचे है प्रश्न नंबर 1, आप देखेंगे अधोलिखित पठित अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। नीचे आपको एक पठित अनुच्छेद दिया गया है, अर्थात वो आपकी पुस्तक में से ही है, उसे आपने पढ़ना है और उस पर आधारित जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ से छांट करके लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं यह कौन सा आपका अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद से किस प्रकार के प्रश्न फिर पूछे गए हैं। पहले अनुच्छेद को समझ लेते हैं। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्याः उपरि धूलिम कश्चित च प्रस्तरखंडान क्षिप्ति। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करती है और पढ़ाने में लगी होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ में चलता है। के अयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ, क्या आप भी इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका जिसका नाम सावित्रीबाई फुले था। तो ये तो था यह हमारा अनुच्छेद जिसको हमने समझा। अब समझते हैं जो प्रश्न आए हैं उनको हमने ऊपर से किस प्रकार से ढूंढ करके लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है शिक्षिका कानि आदाय चलती। तो हमने पढ़ा था एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा। आप कानी को हटा लीजिए और कानी की जगह पर भरेंगे आप पुस्तकानि। तो उत्तर क्या बनेगा, शिक्षिका पुस्तकानि आदाय चलती। तो इस तरह से आपका यह उत्तर बन जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है सा कस्मात ना विचलती, कि वह किससे विचलित नहीं होती है। तो हमने ऊपर पढ़ा था सा स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती। यहाँ पे हमने इसे पढ़ा है। तो आप सा कस्मात ना विचलती, तो कस्मात की जगह पर आप क्या भरेंगे, स्वदृढ़ निश्चयात। इस शब्द को आप भर लेंगे और आपका उत्तर बन जाएगा सा स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मार्गे तस्याः उपरि किम क्षिप्ति। रास्ते में उसके ऊपर क्या फेंका जाता है या क्या फेंका जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि मार्गे तस्याः उपरि धूलिम
कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिप्ति, कि रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। तो यहाँ पर किम की जगह पर आप क्या भर लेंगे? किम की जगह पर आप भरेंगे धूलिम च प्रस्तर खंडान। तो उत्तर क्या बन जाएगा? मार्गे तस्या उपरी धूलिम च प्रस्तर खंडान क्षिप्ति। अगला प्रश्न है, प्रस्तर खंडान शब्द का अर्थ लिखें। प्रस्तर खंडान इस शब्द का क्या अर्थ होगा? तो आपने लिखना है पत्थर के टुकड़ों को। इस तरह से आप इसका उत्तर बना लेंगे। अंग है तस्याः सह किम प्रचलति, उसके साथ क्या चलता है? तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह ये प्रचलति। तो आपने क्या करना है? तस्या सह किम की जगह पर क्या भरना है? अध्ययनम अपि। उत्तर बन जाएगा तस्या सह अध्ययनम अपि प्रचलति। इस तरह से इसका उत्तर बन जाएगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, अधोलिखित पठित पद्यांशम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। यह पद्यांश भी आपको कैसा होगा? पठित होगा, और इस पद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न पूछे गए होंगे नीचे को। तो चलिए देख लेते हैं पद्यांश क्या है। लुब्धस्य नश्यति यशः, विष्णस्य मैत्रीम, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, कुल की परंपरा का निर्वाह न करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, और बुरी लत वाले की विद्या का फल नष्ट होता है, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राजा का मंत्री प्रमत हो अर्थात बुद्धिहीन हो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे और उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्यसनिनः किम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? तो हमने पढ़ा था विद्या फलम। किम की जगह पर आप भरेंगे विद्या फलम, तो यह उत्तर आपका बन जाएगा व्यसनिनः विद्या फलम नश्यति। दूसरा है कस्य यशः नश्यति, तो किसका यश नष्ट हो जाता है? हमने पढ़ा था लुब्धस्य नश्यति यशः। तो यहाँ पर लुब्धस्य नश्यति यशः, यहाँ से आपने लुब्धस्य को उठाना है, कस्य की जगह पर भरना है और बाकी वैसे उतार देना है। उत्तर बनेगा लुब्धस्य यशः नश्यति। ग पढ़ा था हमने पिशुनस्य किम नश्यति, अर्थात चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था मैत्रीम। चुगलखोर की क्या नष्ट होती है? मैत्रीम। किम की जगह पर आप मैत्रीम भर लीजिए, उत्तर बनेगा। इसके बाद घ है कृपणस्य किम नश्यति, कंजूस का क्या नष्ट होता है? तो हमने पढ़ा था सौख्यम। तो आप किम की जगह पर यहाँ सौख्यम भरेंगे तो बन जाएगा कृपणस्य सौख्यम नश्यति। अंग है प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य किम नश्यति, बुद्धिहीन मंत्री वाले राजा का क्या नष्ट होता है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। तो किम की जगह पर यहाँ क्या भरेंगे? आप राज्यम भरेंगे, और इस तरह से इसके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपके हो जाएंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखित गद्यांशयोः कस्यचित् एकस्य गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम विधीयन्ताम। नीचे आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं और दोनों में से किसी एक गद्यांश की आपने हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। यहाँ थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे पढ़ के बताऊंगा और आपने इसको इसी तरह से अपनी पुस्तक से समझ लेना है। तो चलिए इसके सरलार्थ को पहले देख लेते हैं, किस तरह से इसका सरलार्थ बनेगा। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भृता यथ अस्मात् पूर्वम एतावत तड़ागान के रचयन्ति। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पूर्व इस प्रकार के तालाबों को किसने रचा था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनामपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्। इस प्रकार के कार्यों को करते हुए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विधि से पूर्व किए गए इस प्रकार के कामों को किसी ने भी मापने का प्रयत्न नहीं किया। तो इस तरह से आप इसकी हिंदी व्याख्या या अनुवाद कर लेंगे। आगे देखेंगे, ख है अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू हुई थी। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इस बात की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य क भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का
क्या भाव है? ऐसे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदल गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या को सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था। अनंतरम भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद भोजपत्र के ऊपर लिखने का काम आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय के बदलने के साथ साथ कागज और कलम का आविष्कार होने से सबके मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से आप इस पैराग्राफ का सरलार्थ कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखित पद्यांशेषु कस्यचित् द्वयो पद्यांशयो हिंदी भाषायाम अनुवादम विधीयताम। यहाँ नीचे आपको 3 पद्यांश दिए गए हैं और उनमें से केवल आपने 2 पद्यांशों की हिंदी व्याख्या करनी है। आपके लिए हम तीनों की व्याख्या यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क है निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्य उभयम सुविवेका भारजनता अहम। मैं सारे संसार में रहती हूँ या निवास करने वाली हूँ और पूरी पृथ्वी को मैं परिवार के समान मानती हूँ या अपना परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेयः च चिनोम्य उभयम, मैं प्रेम और कल्याण दोनों को एक समान चुनती हूँ। ऐसी विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ। तो इस प्रकार से आप इसकी हिंदी अनुवाद कर लेंगे। ख है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। जो सब कुछ दूसरे के वश में है वह दुख है, जो सब कुछ अपने वश में है वह सुख है। इन्हें ही एक समान सुख और दुख का लक्षण समझें। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं वीर भोग्या, यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली है। कर्म सेव्या, कर्म से इसकी सेवा की जाने वाली है। जगद वंदनिया, सारा जगत इसकी वंदना करता है। भूदेव गेया, और देवताओं के द्वारा इस भूमि का गान गाया जाता है। और सदा पर्वणाम उत्सवानाम, और हमेशा पर्वों त्योहारों और उत्सवों वाली यह धरती है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, धरती पर यह भारत भूमि सोने के समान शोभायमान है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नेषु केषांचित् पंच प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम दीयन्ताम। नीचे आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से केवल आपने 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, आप देखिए, गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था? तो कह की जगह पर आप क्या भरेंगे? दधिपुच्छः। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः आसीत्। इस तरह से आप इसका उत्तर बना लेंगे। ख है आर्यभट्टः कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा? तो कह की जगह पर यहाँ पर क्या भरेंगे आप? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टः आर्यभट्टियम ग्रंथः रचितः। इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ग प्रश्न है सततम किम करणीयम। हमें लगातार क्या करना चाहिए? तो हमने पढ़ा है सततम ध्येय स्मरणीयम। तो किम को हटा दीजिए, उसकी जगह पर आप क्या भरेंगे? ध्येय, आधा ध, य के ऊपर ए की मात्रा और य। सततम ध्येय स्मरणम, हमें लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। घ है बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलीना आसीत। बैर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? तो हमने पढ़ा है बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, का की जगह भरेंगे आप लोमशिका नीलीना आसीत। बाकी आप वैसा ही लिख लेंगे, उत्तर आपका बन जाएगा। अंग है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था राकेशस्य कार्यालय गोष्ठी निश्चिता। का को हटा लीजिए, उसकी जगह पर आप गोष्ठी कर लीजिए। आगे है हमारे पास च अहम वसुंधराम किम मन्ये। तो किम को हटा लीजिए, उसकी जगह पर भरिए कुटुंबकम। तो क्या बनेगा? अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये। छ है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन। प्राचीन इतिहासे
सप्त भगिन्यः स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में 7 बहनें स्वाधीन या स्वतंत्र थी। इस प्रकार से आप 5 प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखित प्रश्नेषु रेखांकित पदानि आधृत्य केषांचित् पंचवाक्यानां प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे आपको कुछ एक उत्तर दिए गए हैं और कुछ शब्दों के नीचे रेखाएं लगी है। उन रेखा को आधार बना करके आपने 5 प्रश्नों का निर्माण करना है। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम शब्द को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में याद करना होगा, तभी आप प्रश्नों के उत्तर ठीक से बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से बनेंगे। तो क है हमारे पास सर्वे नदी तीरम प्राप्त्वा प्रसन्ना भवन्ति। तो नदी तीरम यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर आप भरेंगे कम। सर्वे कम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति और उसके बाद आप पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्न चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद देखिए ख है हमारे पास सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्रस्य की जगह पर भरेंगे आप कस्य। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। उसके बाद ग है मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत। मनुष्य सत्य से पवित्र करके वाणी बोले। तो सत्यपूतां, तो इसकी जगह पर आप भरेंगे कीदृशम। मनुष्यः कीदृशम वाचं वदेत। इसके बाद घ है हमारे पास प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो हस्तशिल्पानां, तो इसकी जगह पर भरेंगे हम केशाम। अगला है व्याघ्रः नद्यः जलेन व्याधम पिपासम अशमयत। तो यहाँ पर नद्यः लिखा है, इसकी जगह पर आप भरेंगे कस्यः। व्याघ्रः कस्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत। च है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो हो जाएगा केशु। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। तो स्वामिनः की जगह पर क्या भरेंगे आप कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से आपने अव्ययपद छांटने हैं और इन अव्ययपदों को आपने खाली स्थान में भरना है और ये खाली स्थान भर के वाक्य पूरे करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला खाली स्थान क्या है। तयोः डैश प्रियम कुर्यात। तो यहाँ पर हम भरेंगे नित्यम। उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। दूसरा है ख है डैश कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। तो यहाँ पे यादृशम भरना है आपने, और क्योंकि जहाँ तादृशम सामने होता है वहाँ यादृशम ही भरते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। ग है तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तेषु एव भरेंगे यहाँ पर। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। डैश राजा तथा प्रजा। तो यहाँ पे तथा दिया है, तो इसकी जगह पर आप क्या भरेंगे यथा। यथा राजा तथा प्रजा। यावत सफला न भवति डैश परिश्रमम कुरु। तो यावत भरा है, यावत है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर क्या आएगा तावत। जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक परिश्रम करो। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम अधिकृत्य कमपि एकम श्लोकम हिंदी सरलार्थ सहितम लिख्यन्ताम। यह श्लोका परीक्षा पत्रे न स्यात्। अर्थात आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो और आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही हो। तो चलिए कोई एक श्लोक मैं आपको बता देता हूँ और साथ में फिर आपको उसकी हिंदी व्याख्या भी करनी है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम ना खादनपि जीवमानः तद्भाग देहम परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला को ना जानने वाला व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। वह घास नहीं खाता है फिर भी जीवित रहता है। उसका घास ना खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक को लिख लेंगे और इसकी व्याख्या भी कर लेंगे।
प्रश्न नंबर 9 है संस्कृत पाठ्यपुस्तकम अधिकृत्य कस्यचित् एकस्याः कथायाः सारम हिंदी भाषायाम लिख्यताम। तो आपको नीचे 2 कथाएं दी गई है, इनका सार आपने हिंदी भाषा में लिखना है। तो आपकी पुस्तक में अनेक कथाएं होगी, उनमें से 2, 3, 4 कथाएं आप याद कर लीजिए, उनमें से कोई ना कोई आपको पेपर में आ जाएगी और उन्हें आप हिंदी भाषा में संक्षिप्त रूप से लिख लें और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है शब्दानाम यथा निर्दिष्ट शब्द रूपम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। नीचे आपको एक शब्द दिया है और उसका आपको विकल्प से सही उत्तर चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर बालक शब्द है, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन में आपने बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसके लिए बालक शब्द का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे देखिए ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, परंतु सही उत्तर क्या होगा? बालकाय, बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है? बालकाय। तो यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ख है लता शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचनम। तो लता शब्द षष्ठी विभक्ति का द्विवचन में क्या बनेगा? तो इसका सही उत्तर होगा लतयोः। इसे आप ठीक कर लें। इसके बाद ग है अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा? तो यह बनेगा अहम। इसके बाद अगला है नदी शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कैसा रूप बनेगा? तो नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा नदीषु। इसके बाद अगला है मातृ शब्द द्वितीय विभक्ति का द्विवचन कैसे बनेगा? तो मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बनेगा मातरौ। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है धातु नाम यथा निर्दिष्टम धातु रूपम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। नीचे आपको धातुएं दी गई है और उनके लकार पुरुष और वचन दिए गए हैं। उनका जो शुद्ध रूप होगा उसे आपने विकल्पों से छांट करके लिखना है। तो क है भू धातु लट लकारः उत्तम पुरुषः बहुवचनम। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो इसका सही रूप बन जाएगा भवामः। इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ख है दृश्य धातु लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा द्रक्ष्यसि। ग है गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्ताम। उसके बाद है स्था धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा? तो लोट लकार में उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है तिष्ठानी। अंग है लिख धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो इसका सही उत्तर बन जाएगा हमारा लिखित। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है प्रदत्त विकल्पेभ्य समुचित विकल्पम विचित्य संधि विच्छेदम पदम वा चिनुत। संधि और संधि विच्छेद पद आपने चुनना है। यहाँ है महोदार्यम, तो इसका संधि विच्छेद होगा महाजमा औदार्यम। तीसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, इसलिए इसे आप ठीक कर लें। महाजमा औदार्यम महोदार्यम, इस तरह से रूप बन जाएगा। इसका ख होगा माधुर्यम जमा एव, तो इसका सही रूप बन जाएगा माधुर्यमेव। अगला है धरा जमा यम, तो इसका बन जाएगा एगुण धरेयम। अगला है बहिरागतः, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहि जमा आगतः। अंग है कुत्रापि, तो इसका सही बनेगा कुत्र जमा अपि। इस प्रकार से आप इन सब के संधि विच्छेद कर लेंगे। आप इसे विस्तृत रूप से समझने के लिए ऊपर मैं आई बटन पर आपको संधि विच्छेद की एक वीडियो दे दूंगा, वहां जाके आप इसे समझ सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर यदि मैं इसे विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 13 है प्रदत्त विकल्पेभ्यः संख्यात्मक अंकानाम कृते समुचित संस्कृत पदम चिनुत। यहाँ पर संख्याओं के लिए आपने उचित संस्कृत शब्द चुनना है। जैसे 16 है, 16 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षोडश। उसके बाद ख है 28, 28 को संस्कृत में क्या कहेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? अष्टाविंशतिः। 75, इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो हो जाएगा पंचसप्ततिः। इसी प्रकार से 47 को संस्कृत में क्या कहेंगे? सप्तचत्वारिंशत्। और 82 को संस्कृत में कहेंगे द्वयाशीतिः।
प्रश्न नंबर 14 है प्रकृति प्रत्ययो विभागम संयोजनम वा कृत्वा समुचितम पदम प्रदत्तः विकल्पेभ्यः चिनुत। प्रकृति और प्रत्ययों का विभाग करके या संयोजन करके उचित पद को आपने विकल्पों से चुनना है। तो खादि तुम है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा खाद जमा तुमन। प्र जमा दा जमा ल्यप का हो जाएगा प्रदाय। पातुम का हो जाएगा पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है पातुम। और क्री जमा कत्वा, इसका हो जाएगा कृत्वा। उपगम्य का हो जाएगा उपसर्ग पूर्वक गम धातु के साथ ल्यप प्रत्यय उपगम्य। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15 है अधोलिखित पदानाम समुचितम पद परिचयम प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य चिनुत। नीचे कुछ पद दिए हैं, उनके पद परिचय अपने विकल्पों से चुनने हैं। जैसे भवतु इत्यस्य पदम परिचयम। भवतु कौन सी धातु कौन से लकार में बनता है? तो उत्तर हो जाएगा भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। इसके बाद ख है पित्रा इत्यस्य पद परिचयम। पित्रा कहाँ बनता है? तो यह पितरी शब्द में बनता है और तृतीय व्यक्ति के एक वचन में बनता है। यह ऑप्शन इसकी पहली ठीक हो जाएगी। इसके बाद ग है लतायाम इत्यस्य पद परिचयम। लतायाम का पद परिचय क्या होगा? तो यह लता शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद घ है अपश्यत, इसका पद परिचय देना है। तो यह दृश्य धातु से बनता है और लंग लकार से बनता है। तो अपश्यत कहाँ बनेगा? अपश्यत बनेगा हमारा प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो हो जाएगा अपश्यत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका सही ऑप्शन चौथा ठीक हो जाएगा। अगला शब्द है पास्यामः, इसका पद परिचय देना है। तो यह पा धातु के लिट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में बनता है पास्यामः। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है यथा निर्दिष्ट लकार परिवर्तनम कृत्वा प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम विकल्पम चिनुत। यहाँ पर आपको लकार परिवर्तन करना है और नीचे विकल्पों से सही उत्तर ढूंढना है। तो पहला है अहम गच्छामि, लिट लकार में क्या बनेगा? अहम गमिष्यामि। अगला है ते गास्यन्ति, इसका लंग लकार में आपने बदलना है। तो क्या बन जाएगा? ते अगायन। अगला है यूयम तिष्ठत, लोट लकार में आपने बदलना है। तो तिष्ठत का क्या बन जाएगा? यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो यहाँ पर लोट लकार में बदलते हुए आपका बन जाएगा तिष्ठत, यूयम तिष्ठत। इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है आवाम पश्याव, लिट लकार में बदलना है। तो पश्याव कहाँ बनता है? यह उत्तम पुरुष के द्विवचन में बनता है। तो लिट लकार में क्या बनेगा? द्रक्ष्यावः। इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है त्वम पास्यसि, लट लकार में इसको बदलना है आपने। तो हो जाएगा त्वम पिबसि। प्रश्न नंबर 17 है प्रदत्त विकल्पेभ्य निर्देशानुसारम समुचितम विकल्पम चिनुत। नीचे आपको विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प आपने चुनने हैं। संस्कृते कति लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? उत्तर होगा त्रीणि। ख है संप्रदान कारक के का विभक्ति, संप्रदान कारक में कौन विभक्ति होती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति। इसका पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको कारकों का याद होना जरूरी है। ग है त्वम इति पदस्य कः अर्थः, त्वम इस पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तुम या फिर तू। इसके बाद घ है संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य अष्टम पाठस्य नाम किम। तो संस्कृत पाठ्यपुस्तक के 8वें पाठ का नाम क्या है? तो उत्तर होगा संसार सागरस्य नायकः। यह कई बार सिलेबस चेंज होने की वजह से ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद अंग हैं निर्दिशत इत्यत्र उपसर्ग पृथक कुरुत। निर्दिशत जो शब्द है इसका आपने उपसर्ग को अलग करना है। तो इसमें हो जाएगा नि उपसर्ग पूर्वक आदिशत। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है यथा निर्दिष्टम प्रश्नानाम उत्तराणि लिख्यताम। नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं और उनका उत्तर आपने लिखना है। जैसे अधोलिखित विशेषण विशेष्यानाम उचित मेलनम कुरुत। नीचे जो आपको विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं उनको ठीक से आपने मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं। पहला है हमारे पास महान,
तो महान को किसके साथ मिलाएंगे, महान उपकारः, तो यह बन जाएगा महान उपकारः। मनोगतः, तो मनोगतः का बन जाएगा भावः। मौखिकम ज्ञानम, मुद्राविहीनः विनिमयः। इस तरह से आप इसे मिला लेंगे। यदि आपने इसे याद किया है तभी आप इसे ठीक से मिला पाएंगे, यदि आपने याद नहीं किया है फिर आपका यह गलत हो जाएगा। इसलिए विशेष्य और विशेषणों को आपने अभ्यास से ठीक से याद कर लेना है। अधोलिखित पदेषु भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। नीचे आपको कुछ एक पद दिए गए हैं, उनके भिन्न प्रकृति और पद को आपने चुनना है। तो देखिए नीचे क्या है, निवसामि, पश्यामि, गच्छामि, इच्छामि, दाक्ष्यामि। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी धातुएं हैं और जो उत्तम पुरुष के एक वचन में बनी हुई है, परंतु यहाँ पर निवसामी में नी उपसर्ग लगा हुआ है और वस धातु के साथ फिर बसामी बना है, तो इसलिए यह भिन्न प्रकृति पद हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, निवसामी। इसलिए आप इसे सही कर लीजिए। आगे देखिए, कुसुमः, पुष्पः, कुलिशः, कठिना। अब इन सबको यदि आप देखेंगे तो कुसुमः, पुष्पः और कुलिशः ये तीनों अलग प्रत्यय से मिलकर बने हैं और कठिना जो है अलग प्रत्यय से मिलकर बना है, इसलिए भिन्न कौन हो गया, कठिना। तो आप इसे सही उत्तर में लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा है गस्ती, पठती, गायती, अहसत। अब यहाँ देखेंगे आप तो शुरू के तीनों शब्द हमारे लट लकार के हैं, लेकिन अंतिम का शब्द हमारा लंग लकार का है, तो यह भिन्न हो गया। अंत में देखिए, अंत में है पत्रम, मित्रम, आम्रह और फलम। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ आम्रह यह शब्द हमारा भिन्न है, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ग है अधोलिखित विलोम पदानाम उचित मेलनम कुरुत। नीचे आपको विलोम शब्द दिए हैं, इनका आपने ठीक से मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास उदयः। उदयः को मिलाएंगे हम अस्तः के साथ, अचलः को चलः के साथ, अंधकारः को प्रकाशः के साथ और स्थिरः को अस्थिरः के साथ। अगला है समानार्थक पदानाम उचित मेलनम कुरुत। समानार्थक पद जोड़ने हैं, तो संसारे को लोके के साथ, वसुंधरा को पृथ्वी के साथ, समीपम को निक्षा के साथ और गणनम को आकलनम के साथ जोड़ दीजिए। इसके बाद अंतिम है आपके पास अधोलिखित तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखे। तद्भव के लिए आपने संस्कृत पद लिखने हैं। चलो के लिए चल शब्द हो जाएगा, घर के लिए गृहम, निकेतनम, सदनम, तिनका के लिए तृणम और रखो के लिए निदेही शब्द का आप प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न पत्र अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि परीक्षा में आपको इसी प्रकार का प्रश्न पत्र पूछा जाता है तो आप लोग अवश्य ही अच्छे अंक लेंगे और कक्षा में तथा परीक्षा में बेहतरीन स्थान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।